अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में 33 मिलियन से ज्यादा अफराद ज़ियाबतीस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और यह कुल आबादी का 27% बनता है और इसमें सालाना 10% के हिसाब से इजाफा भी हो रहा है। हम दुनिया के 7वें बड़े ज़ियाबतीस से मुतासरा मुल्क बन चुके हैं। चंद साल कबल लोगों को इस बीमारी का नाम तक मालूम नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह गैर मतवाजन खुराक और खास तौर पर सलाद और सब्जियों का कम इस्तेमाल है। पाकिस्तान में सब्जियां ज़ियाबतीस और इस जैसी दीगर बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती हैं, मगर महंगी होने की वजह से हमारे यहाँ सब्जियों की फीकस खपत बहुत कम है। यानी हम सालाना सिर्फ 66 किलो सब्जी खाते हैं। हमारी फीकस सब्जियों की खपत सिर्फ 66 किलो है, जबकि चाइना में फीकस सब्जी 300 किलो से भी ज्यादा खाई जाती है। मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियां इंसानी ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी प्रोटीन, मादनियात और विटामिन फराहम करती हैं, जिससे इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अमूर सरअंजाम देता है। पाकिस्तान में जदीद मशीनरी न होने के बाइस सब्जी की काश्त एक मुश्किल काम है और किसान इसे बड़े पैमाने पर काश्त नहीं कर सकते। सब्जियों की काश्त कम होने की एक और वजह इदारों की नाअहली और हुकूमत की अदम दिलचस्पी भी है। हमारे यहाँ मकामी सतह पर सब्जियों के बीज भी तैयार नहीं किए जा रहे। जरूरत पूरी करने के लिए 80% से ज्यादा बीज बैरून मुमालिक से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। सब्जी मंडियों में आढ़ती का निजाम और मिडल मैन का किरदार भी सब्जियों की बड़े पैमाने पर काश्त में रुकावट है। गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान में सब्जियों की इंपोर्ट 50% से भी जायद बढ़ चुकी है। हम मकामी तौर पर किसानों को सहूलियात नहीं देते, महंगे दामों सब्जियां इंपोर्ट कर लेते हैं। गुज़श्ता साल सिर्फ सब्जियों की इंपोर्ट में $950 मिलियन ज़ाया कर दिए गए, जबकि किसानों को मकामी सतह पर ये सहूलियात दी जाती तो किसान ये सब्जियां मकामी सतह पर पैदा करके कीमती ज़र मुबादला बचा सकते थे। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, रूस और कनाडा से 946 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद की सब्जियां दरामद की गईं, जिसमें $72 अरब का आलू, $68 मिलियन का लहसुन और $22 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्याज शामिल है। इसके अलावा $16 मिलियन का टमाटर और 16 मिलियन के खीरे भी दरामद किए गए। गुज़श्ता चंद सालों का जायजा लें तो 2020 में $895 मिलियन, 2019 में $612 मिलियन, 2018 में $651 मिलियन और 2017 में $981 मिलियन की सब्जियां दरामद की गईं। यानी इंपोर्ट कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान में सब्जियों की काश्त के लिहाज से 2 सीजन पाए जाते हैं। रबी सीजन, जिसमें अक्टूबर से सब्जियों की काश्त शुरू होती है और नवंबर तक जारी रहती है। दूसरा सीजन खरीफ का है, जो फरवरी से लेकर जून तक फसलें काश्त की जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि रबी सीजन यानी मौसम सरमा की सब्जियां कौन कौन सी हैं और कब काश्त करनी चाहिए। मौसम सरमा में आमतौर पर किसान आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, पालक, सरसों, खीरा, ब्रोकली, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, शकरकंदी, शलजम, मटर, लोबिया, चुकंदर, मेथी, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली और बैंगन वगैरह काश्त करते हैं। पाकिस्तान में किसान आमतौर पर रवायती सब्जियां ही काश्त करते हैं, जिनसे बामुश्किल अखराजात ही पूरे होते हैं। ऐसी सब्जियां जिनकी इंपोर्ट ज्यादा है, यानी गैर रवायती सब्जियां काश्त करके किसान फी एकड़ ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि गैर रवायती सब्जियां कौन कौन सी हैं जो आपको फी एकड़ ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। रबी सीजन यानी मौसम सरमा में सब्जियों की काश्त सितंबर से शुरू होती है और दिसंबर तक जारी रहती है। गैर रवायती सब्जियां जो आमतौर पर बड़ी तादाद में इंपोर्ट की जाती हैं, जबकि उनकी काश्त मकामी सतह पर भी की जा रही है, मगर कम रकबे पर काश्त होने के बायस ये सब्जियां और सलाद बैरून ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। लहसुन, प्याज, सलाद पत्ता, ब्रोकली, अदरक,
आइसबर्ग वगैरह गैर रवायती फसलें हैं जो किसान को ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। बेपनाह तिब्बी फायद की वजह से अदरक हर हंडिया की बुनियादी जरूरत बन चुका है, मगर बदकिस्मती से हम अपनी जरूरत का अदरक भी पैदा नहीं कर पा रहे। हर साल पाकिस्तान में 14 अरब रुपए से जायद का सिर्फ अदरक इंपोर्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान में अदरक के कामयाब तजुर्बात हो चुके हैं और काश्तकार इसको काश्त भी कर सकते हैं। खुशाइन बात है कि अब पाकिस्तान में भी अदरक की प्रोडक्शन के कामयाब ट्रायल हो चुके हैं और किसानों ने अदरक काश्त करना शुरू कर दिया है। अदरक की खास बात यह है कि इसकी कीमत कभी भी 1500 रुपए फी किलो से कम नहीं होती और 1 टन बीज से आप 9 से 10 टन पैदावार हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस इलाके में कैसे अदरक काश्त किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ अदरक काश्त के माहिर आमिर लतीफ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस एरिया में किसान अदरक काश्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले ये बताएं कि किस किस एरिया में अदरक सही तरीके से उग सकता है। जी देखिए, जो अदारा तहकीकात सब्जियात यूब रिसर्च ने ट्रायल्स किए हैं उनके मुताबिक जो हमारा खित्ता पोठोहार है वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं, अगर हम पैदावार के हवाले से और इसकी क्वालिटी के हवाले से बात करें। इसका टेम्परेचर बताएं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिस वक्त इसको लगाया जाए, काश्त किया जाए। बेसिकली इसके लिए जैसे ही विंटर हमारा फ्रॉस्टी पीरियड ख़त्म होता है और जो हमारा दर्जा हरारत है 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो जाता है, उस वक्त आइडियल टाइम होता है इसकी सोइंग का। और अगर हम बात करें सेंट्रल पंजाब की तो उसके अंदर 15 फरवरी के बाद आइडियल टाइम है कि फरवरी के तीसरे वीक में इसकी सोइंग की जा सकती है। इसी तरह पोठोहार के अंदर मार्च का जो फर्स्ट वीक है वो आइडियल होता है इसकी सोइंग के लिए। ज़मीन इसके लिए कौन सी ज़्यादा मौजू है? ज़मीन आइडली तो इसके लिए जिसमें वेल ड्रेन सॉइल हो, मतलब पानी की निकासी उसमें अच्छी हो और उसकी जो पीएच है वो 5.7 से 6.5 के राउंड होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो पंजाब की ज़मीनें हैं यहाँ पे पीएच 8 से ऊपर है, तो उसके लिए फिर हमें इसके लिए जो एसिडिक फर्टिलाइज़र्स हैं, मतलब जो खादें हैं वो वाली चूज़ करनी पड़ती हैं कि जो जिनका असर तेजाबी हो। काश्त का तरीकाकार क्या है? फी एकड़ कितना सीड लगता है और फी एकड़ पैदावार कितनी आती है इससे? इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले तो सीड की अगर हम बात करें तो इसका 800 केजी से लेके 1000 केजी तक इसका सीड रिक्वायर्ड होता है। और जो टेम्परेचर, अगर इसके लिए आइडियल टेम्परेचर की हम बात करें तो वो होता है 15 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक। फिर 35 डिग्री तक ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। फिर उससे ऊपर जितना टेम्परेचर जाता है तो ये इसकी पैदावार और फसल जो है वो मुतासर होती है। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको वॉक इन टनल जिसके ऊपर शेडिंग नेट जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो उसके साथ इसका मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मिस्ट सिस्टम लगाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली हमारे पंजाब में और सिंध वाली साइड पे जब मई जून आता है तो उस वक्त जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम हो जाती है। एक तो ये बता दें कि कितनी इसको चाहिए, 60% या 70% ह्यूमिडिटी, और ये मेंटेन किस तरह करनी है? इसमें ये होता है कि इसको जो ह्यूमिडिटी आइडियली इसको चाहिए 70% से 80% के दौरान। तो इसी के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऊपर जब शेडिंग नेट देंगे, नीचे मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो फिर ये क्रॉप सर्वाइव कर जाती है। इसीलिए इसको ओपन कल्टीवेशन में रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से फिर ये इसकी लीफ बर्निंग हो जाती है और क्रॉप फेलियर हो जाता है। इस वक्त बीज क्या मार्केट में अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो हुकूमत की तरफ से कौन सा रिकमेंडेड बीज है जिससे अदरक ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सकता है? जी, अदारा तहकीकात सब्जियात यूब रिसर्च ने इसी साल पाकिस्तान की पहली वैरायटी आरी जिंजर के नाम से उसको अप्रूव करवाया है। पंजाब सीड काउंसिल ने उसकी अप्रूवल दी है और उसका इंशाल्लाह हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी फार्मर को प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ सीड भी देंगे। जी आमिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान अदरक की काश्त से बड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पाकिस्तान भर में साल में 2 मरतबा प्याज काश्त किया जाता है और इसकी काश्त इंतहाई आसान है। इसके बावजूद हम मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए $22 मिलियन का हर साल प्याज
मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्याज की काश्त का बेहतरीन तरीका कौन सा है और प्याज काश्तकारों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्याज की काश्त पूरे पाकिस्तान में हो सकती है, मगर इसके बावजूद हम मकामी जरूरत पूरी करने के लिए प्याज को इंपोर्ट करते हैं। प्याज की पैदावार कम होने की बड़ी वजह गैर मुस्तहकम कीमतें हैं। जब किसान के पास प्याज होता है तो इसकी फी किलो कीमत 20 से 30 रुपए तक होती है, जबकि यही प्याज जब मिडल मैन के पास जाता है तो ये 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। यानी कीमतों का गैर मुस्तहकम होना प्याज की कमी की सबसे बड़ी वजह है। प्याज लंबे अरसे तक बगैर कोल्ड स्टोरेज के रखा जा सकता है, मगर किसान माली मुश्किलात के बायस अपनी पैदावार फौरी मार्केट में फरोख्त कर देता है, जहां ज्यादातर खरीदारी मिडलमैन करता है, जो जरूरत के मुताबिक मार्केट में मन चाहे दामों फरोख्त करता है। गुज़श्ता सीजन में किसान से प्याज ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए फी किलो में खरीदा गया और मार्केट में इसकी औसत कीमत 150 रुपए फी किलो से जायद रही। यूं 5 माह तक मेहनत करने वाले किसान ने मुश्किल से अखराजात ही पूरे किए, जबकि मुनाफा मिडलमैन कमा गया। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए सबसे अहम चीज जो दरकार है वो प्रोटीन है, और सब्जियों में प्रोटीन ब्रोकली में सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। हमारे यहाँ ब्रोकली की काश्त इंतहाई कम है, जिसकी वजह से कीमत हमेशा 500 रुपए फी किलो से जायद रहती है। किसान ब्रोकली की काश्त बढ़ाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और कौम को सेहतमंद भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं ब्रोकली को काश्त कैसे करना है। जादुई फवाइद के बायस ब्रोकली का शुमार सुपर फूड में किया जाता है। इसके अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम, विटामिन्स और फाइबर फौरी तौर पर जज्ब होकर जिस्म का हिस्सा बनता है, जिससे हड्डियों, बालों और जिल्द को ताकत मिलती है। इसके अलावा ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन सी, कॉपर और जिंक जैसे ग़िज़ाई अज्जा इसको दीगर सब्जियों से मुमताज बनाते हैं। ब्रोकली में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, फास्फोरस और दीगर अहम विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत और निज़ाम इंहिज़ाम के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। प्याज की काश्त से किसान बाआसानी 2 से 2.5 लाख रुपए फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आपकी मुलाकात एक किसान से करवाते हैं जो बड़ी कामयाबी से प्याज काश्त कर रहे हैं। प्याज की तैयारी हम इस तरह करते हैं, पहले 4 पाई जितनी बारी बनाते हैं, उसकी बारी बनाकर उसको शाम को पानी पिला देते हैं और सुबह उसमें फिर बीज का छट्टा लगाते हैं। शाम को बीज भिगो देते हैं और उसमें बीज का छट्टा लगाकर फिर 1 इंच उस पर वारी देते हैं रेत, और उसके ऊपर फिर कचरा लगा देते हैं। 8 दिन के बाद वो बीज निकल आता है ज़मीन से बाहर। फिर वो 30 दिन बारियों में खड़ा रहता है, उस पर हम खिदमत करते हैं, भांड देते हैं, जिंक वगैरह लगाते हैं। तो फिर उसको निकाल कर ज़मीन में काश्त करते हैं और काश्त करके फिर उसकी गोडी वगैरह उसे बहुत खर्चा करते हैं। तकरीबन 1,10,000 20,000 तक हमारा खर्चा होता है। लहसुन भी हर घर की बुनियादी ज़रूरत है और पाकिस्तान की मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम 50% से ज़ायद लहसुन मुख्तलिफ मालिक से इंपोर्ट करते हैं और ये काफ़ी महंगा इंपोर्ट किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में हर जगह लहसुन काश्त भी किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ जमाल नासिर साहब मौजूद हैं। जमाल नासिर साहब लार्ज स्केल पे लहसुन की काश्त करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है और किस तरह किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताएं कि पूरे पाकिस्तान में ये हो सकता है या सिलेक्टिव एरियाज हैं? नहीं, स्वाय उन एरियाज में जहाँ टेम्परेचर माइनस पे जाता है उसको छोड़ के बाकी हर जगह लहसुन काश्त हो सकता है। यानी नॉर्दर्न एरियाज का कुछ हिस्सा छोड़ के पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। क्या वजह है, किसान क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते कि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे प्रोडक्शन जो हम देसी लगाते हैं उनकी प्रोडक्शन कम है, उसकी पैदावार कम है, इसलिए वो उसमें इतनी तवज्जो नहीं देते। अच्छा, किस सीज़न में अगर हम पंजाब की बात करें तो किस सीज़न में ये लगता है और किस सीज़न में हार्वेस्ट होता है? पंजाब में जो देसी लहसुन है वो सितंबर की 10 के बाद से ऑनवर्ड नवंबर तक काश्त होता है और ये फरवरी के एंड और मार्च में जाके इसकी हार्वेस्ट हो जाती है। ये 5 माह की 4 से 5 माह की 5 माह की फसल है तकरीबन।
अच्छा ये बताएं कि फी एकड़ कितना बीज दरकार होता है देसी लहसुन अगर आप? देसी लहसुन को 5 से 6 मन के करीब वजन तकरीबन होता है दरकार। और फी एकड़ पैदावार कितनी आती है अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें इंसान, एसओपीज के मुताबिक खादें डालें? एसओपीज के मुताबिक, और अगर मौसम आपको फेवर दे तो ये आपको 70 से 80 मन तक खुशक दे सकता है। 70 से 80 मन तक। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त पैदावार है। बहुत ज़बरदस्त पैदावार है। और ये बताएं कि जो सोइंग का तरीका का क्या है, ज़मीन कैसे तैयार करते हैं और आगे उसको खाद कौन सी डालनी है, बेसल डोज बुनियादी खाद? बेसल डोज तो फास्फोरस है इसकी, जो पाकिस्तान में या डीएपी या नाइट्रोफास के नाम से अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली डीएपी डालते हैं। लेकिन हम ज़िम्मेदार जो हैं, ज़्यादा ज़िम्मेदार इसमें बेसल डोज का इस्तेमाल कम करते हैं, तो इसलिए उनकी प्रोडक्शन भी कम है ज़्यादा। और मोस्टली जो लगाते हैं वो प्लेन ज़मीन को उसको दोरा तेरा हल चला के या एक बार रोटावेट करके सुहागा मार के फ्लैट ज़मीन पे लगाते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह ये आप सियाड़ निकाल के उसके बेड बना के इसको काट किया तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा। यानी ये जो आपने बेड्स बनाए हुए हैं ये तकरीबन 14-15 इंच का बेड है और दरमियान में 12 इंच की खाली छोड़ी हुई है पानी के लिए। बिल्कुल इस तरह। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, लहसुन एक मुनाफा बख्श फसल है और बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप काश्त करते हैं तो यकीनन आप फी एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ 4 माह में कमा सकते हैं। गुज़श्ता 4-5 सालों से नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की तैयार करदा लहसुन की वैरायटी नार्क G1 ने पाकिस्तान भर में किसानों की मौजें करवा दी और किसानों ने फी एकड़ 2 से 3 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन इस वक्त इसकी सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। 15,000 फी किलो में बिकने वाला बीज आज मार्केट में 2 से 300 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। जी हाँ, नार्क G1 अब उतना मुनाफा नहीं दे सकता जितना ये पहले देता था। अगर किसान नार्क G1 लहसुन काश्त करना चाहते हैं तो उनको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी और फी एकड़ अखराजात को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि अब ये नार्क G1 की जो कीमत फ़रोख्त है उसको मीट कर सकें। लहसुन को हर्बल मेडिसिन भी कहा जाता है। ये इंसानी जिस्म में कुदरती एंटीबायोटिक का काम करता है और इंसान को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। पाकिस्तान में लहसुन की सालाना खपत का तखमीना 1,30,000 मीट्रिक टन लगाया गया है, जबकि मकामी पैदावार तकरीबन 80,000 टन सालाना है। जरूरत पूरी करने के लिए हम सालाना तकरीबन 50,000 मीट्रिक टन लहसुन मुख्तलिफ ममालिक से दरामद करते हैं। तिबी लिहाज से इंतहाई मुफीद सलाद खीरा हर दिल अजीज और हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, मगर साल में सिर्फ 3 से 4 माह रेट कम होने की वजह से आम लोग इसे खा सकते हैं, वगरना सारा साल महंगा होने की वजह से आम लोगों की दस्तरस से बाहर रहता है। आइए आपको बताते हैं कि खीरे की पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है और किस मौसम में इसे काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। खीरे की काश्त के हवाले से मजीद बात करने के लिए खीरे काश्त की माहिर इतलस अमीन साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। ये मिस फरमाइएगा, अगर राउंड द ईयर बात करें तो किस इलाके में खीरा ओपन में लग सकता है, किस इलाके में टनल में लग सकता है? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो खीरा आ रहा है वो मोस्टली जो है वो टनल कल्टीवेशन से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो खीरे की 2 इकसाम है। एक हम जो है वो ओपन फील्ड में लगा सकते हैं और एक जो है वो हमारा लगता ही टनल में है। जो टनल में लगने वाला खीरा है उसकी खसूसियत ये है कि वो सीडलेस होता है, उसके अंदर बीज नहीं होता और वो सारा साल ही तकरीबन सिर्फ मई जून के महीनों को छोड़ के हम लोग उसको टनल में लगा सकते हैं। और टनल में लगाने के लिए ये होता है कि आप उसको अगर अक्टूबर में लगा रहे हैं, अक्टूबर 15 नवंबर तक आप उसको टनल में लगाएं। आपने दिसंबर में उसको कोरे से बचाने के लिए, क्योंकि जो खीरा है वो ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है और ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करता है, तो आपने उसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाल देनी है ताकि उसके ऊपर कोरे का कोई इफेक्ट ना आए। और 1 मीटर का बेड बनाना है और उसमें पौधों का एक दूसरे से जो फासला रखना है वो 1 फुट का फासला रखना है। फिर उसको कवर करने के बाद जब अक्टूबर से नवंबर तक आपकी ये फसल लग जाती है तो उसके बाद आपने फरवरी में आपको इसका प्रोड्यूस मिलना शुरू हो जाएगा, 15 फरवरी तक। और टनल में लगी हुई जो फसल है इसको हम आमतौर पे पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जितने भी पौधे होते हैं उन सब के ऊपर मादा फूल आते हैं और मादा फूल सारे जो हैं वो खीरे में बनते हैं, उनके खीरे बनते हैं और इस तरह से किसान की जो पैदावार है वो ज़्यादा आती है। तकरीबन ये 150 से 200 टन पर हेक्टेयर तक भी हम टनल से
प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसको मुख्तलिफ इलाकों से हम लोग जो है ये लगाया जा सकता है। जैसे धनोट या लोधरा वाली साइड पे जो फार्मर है वो इसको सारे सीज़न में भी लगा रहा है, सितंबर में भी लगा रहा है, अक्टूबर में भी लगा रहा है, और वो इसको जो है वो वॉक इन टनल के अंदर लगा रहा है और इसको टिश्यू के अंदर लगा रहा है। तो उससे वो जो है इसकी अच्छी पैदावार हासिल करता है। और जब हमारे पास आमतौर पे लोकली खीरा अवेलेबल नहीं होता तो वो इसका ज़्यादा रेट भी इसको मिल जाता है। तकरीबन वो 5 किलो के बैग का जो है वो काफ़ी रेट उसमें जो है वो गेन कर लेता है, 600 रुपीज़ भी वो ले लेता है, जो कि आजकल आम दिनों में जब अवेलेबल लोकल हो जाता है फिर ये रेट नहीं मिलता। आम तौर पर कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले आपने इस बात का एक ख्याल लाजमी रखना है या फार्मर ने ख्याल रखना है कि वो एक प्रोटेक्टिव फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेगा। अगर वो ये इंतज़ार करेगा कि बीमारी आए और मैं स्प्रे करूं तो फिर उसकी फसल पे जो है नुकसान होगा और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। जी अतले समीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान ज़मीन की गोडी करके और बर वक्त फंजीसाइड स्प्रे करके बड़ी बीमारियों से बच सकता है और खीरे की अच्छी पैदावार ले सकता है। पाकिस्तान में सब्जियों की काश्त क्यों कम हो रही है, ज़ेरे काश्त रकबा क्यों घटता जा रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ क्रॉप रिपोर्टिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद हक़ाइक़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या वजह है हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है सब्जियों की, रकबा कम होता जा रहा है? आप सारा दिन चूँकि रिपोर्टिंग करते हैं क्रॉप की और बताते हैं कि किस जगह क्या फसल लग रही है, तो सब्जियां क्यों कम होती जा रही हैं? सर, पिछले कुछ सालों से जो हमारी मेजर क्रॉप हैं जैसे राइस और वीट, इनका सर एरिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू प्राइस हाइक। उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं पिछले कुछ सालों से इनकी, और इन्होंने फार्मर को अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया है राइस का या वीट का ये इंक्रीज़ हुआ है और वेजिटेबल्स का एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। तो इनकी जो प्राइसेस है सीड की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो वेजिटेबल्स के सीड हैं। तो इस वजह से अब जो मेन क्रॉप है राइस है या वीट है वो लोगों को, फार्मर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एज़ कम्पेरेटिव टू वेजिटेबल्स। सर, किसान ये शिकवा करता है कि उसे कीमत पूरी नहीं मिलती, जबकि कंज्यूमर से शिकवा करता है कि सब्जियां बहुत महंगी हैं। वजह क्या है? सर, इसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो मिडल मैन है। जो जैसे अब गवर्नमेंट को चाहिए कि मंडियों में कोई ऐसी मॉनिटरिंग हो कि जो मंडी का रेट है और जो कंज्यूमर रेट है, रिटेल प्राइस है, उसमें एक ख़ास परसेंटेज हो जो कि रिटेलर को उसको मिले, शॉपकीपर को, दुकानदार को। लेकिन इसमें ये हकीकत है कि फार्मर की अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितना मिडल मैन इसमें अर्न करता है। जी ज़हीर बाबर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो रकबा मुसलसल कम हो रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। सब्जियों के ज़ेरे काश रकबे को बढ़ाने के लिए हुकूमत को चंद ज़रूरी इक़दामात करने पड़ेंगे। वेलकम बैक। कम पढ़ा लिखा सही मगर किसान अपने कारोबारी मॉडल को खूब समझता है। वही चीज़ काश करता है जिससे मुनाफा ज़्यादा और नुकसान का खदशा कम हो। मंडियों में मौजूद आड़ती का निज़ाम और मिडलमैन का किरदार सब्जियों की काश्त में सबसे बड़ी रुकावट है। किसान अगली फसल की काश्त के लिए फसल फौरी तौर पे मंडियों में लेके आता है, जहां आड़ती और मिडलमैन सस्ते दामों खरीद कर मार्केट में डिमांड के मुताबिक महंगे दामों सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा मिडलमैन और आड़ती कमा लेता है। टमाटर भी हर घर की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। सीज़न में टमाटर 40 से 50 रुपए फ़ी किलो, जबकि ऑफ सीज़न यही टमाटर 200 से 300 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा होता है। और हमारी मकामी ज़रूरत का सिर्फ 70% हम मकामी सतह पर पैदा करते हैं, जबकि 30 से 40% टमाटर बैरून ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है। आइए देखते हैं कि टमाटर की पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है और किसान किस तरह ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। टमाटर की काश्त के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टमाटर काश्त के माहिर काशिफ नदीम साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आज भी पाकिस्तान 35% से ज़ायद मकामी ज़रूरत का टमाटर इंपोर्ट कर रहा है।
डॉक्टर साहब फरमाइएगा। जी, इसमें सबसे जो इसकी बड़ी वजह ये है कि टोमेटो आप जैसे जानते हैं कि ये एक पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी ये बहुत जल्दी गल सड़ जाती है। आप इसको कोई लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी कायम रखने के लिए आपको फिर इसकी सप्लाई भी राउंड द ईयर रखनी पड़ती है। तो राउंड द ईयर सप्लाई जो है वो आप कह लें कि नेचुरल क्लाइमेट में पॉसिबल नहीं है। तो उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि या तो आपके पास फिर कंट्रोल्ड कंडीशन वाले को ग्रोथ चैम्बर्स हों या हाईली कंट्रोल्ड। डॉक्टर साहब क्या वजह है गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, ताकि हम जब सरप्लस होता है, जब किसान 20 रुपए किलो में बेच रहा होता है, उस वक्त इसको स्टोर कर लें? गवर्नमेंट जो है वो अगर मिसाल के तौर पे कोई 1 या 2 या 4 मॉडल फार्म बना भी देती है तो उससे पूरे मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं होती। और दूसरी बात ये है इसमें कि ये जो इस तरह के मॉडल फार्म्स बनेंगे तो उसमें चूँकि ये इनपुट है एनर्जी की, एनर्जी मीन कि आपको सर्दियों में उसको गर्म रखना पड़ेगा उस शेड को, और गर्मियों में आपको उसको ठंडा रखना पड़ेगा। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा काशिफ साहब, इसकी मेन जो बीमारियां हैं वो बता दें कौन सी हैं? देखें, इसमें ज़्यादातर तो फंगल बीमारियां होती हैं जो यानी जिनका काजिक एजेंट जो है वो फंगस होता है, और इसके अलावा इसमें वायरल डिजीज़ भी हैं। फंगल डिजीज़ की अगर आप बात करें तो इसमें फिर वो छोटी स्टेज पे तो वो डैम्पिंग ऑफ आ जाती है। इसके अलावा नर्सरी में रूट राट भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपकी क्रॉप मुंतकिल हो जाती है तो फिर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। इसके अलावा एक दूसरा प्रॉब्लम फंगस का होता है। फंगस की वजह से भी ये आपका फ्रूट जो है वो गलता है, उसको हम बोलते हैं ग्रे मोल्ड। तो ये इन बीमारियों की रेमेडीज़ हैं अवेलेबल, तो वो ज़िम्मेदार इनको अपनाता है और ये मामला ठीक हो जाते हैं। जी काशिफ नदीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्जी के काश्तकारों के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारी सब्जियों की इंपोर्ट भी कम होने की बजाय बढ़ रही है। यूं महसूस होता है जैसे हुकूमत किसानों को सहूलियात देने की बजाय इंपोर्ट को ज्यादा आसान बना रही है, यानी पाकिस्तानी किसान को मजबूत करने की बजाय दीगर ममालिक के किसानों को मजबूत करने की पॉलिसी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में सब्जियां काश्त करने वाले किसान किन मसाइल का सामना कर रहे हैं और उनका हल क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर कैसर लतीफ़ चीमा साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा, किसानों को म्यारी बीज दस्तयाब नहीं, मुकामी तौर पर ज़्यादातर बीज इंपोर्ट होता है, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजूहत ये हैं कि जी पाकिस्तान में अभी तक कोई सीड सिस्टम जो है ना वो डेवलप नहीं हो सका। तो वेजिटेबल में जो वेजिटेबल हैं तकरीबन 25 वेजिटेबल हैं, तो इनका सीड प्रोड्यूस करने के लिए हमें पाकिस्तान लेवल पे सोचना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल के सीड प्रोड्यूस के लिए हमें डिफरेंट लोकेलिटीज़ यानी कि जगह तलाश करनी चाहिए, यहाँ डिफरेंट जो सब्जियात हैं उनको उगाया जा सके और इनका सीड प्रोड्यूस किया जा सके। दूसरा प्रॉब्लम इसको है कि ये वेजिटेबल जो हैं इनको कम से कम 1 किलोमीटर का फासला चाहिए। उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, यानी कि एक जो फसल है दूसरी फसल से क्रॉस करके उसका सीड मिक्स हो जाता है और वो इम्प्योर हो जाता है। तो ज़िम्मेदार के लिए वो सीड तकरीबन जो है ना नॉन एक्सेप्टेबल है, यानी कि वो कबूल नहीं करता है। दूसरा जो सीड है वो जो सीड कंपनीज हैं उन्हें बाहर से, इंडिया से, श्रीलंका से, दूसरे मुल्कों से सस्ता सीड मिल जाता है। पाकिस्तान में सीड की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि लागत जो लगती है वो ज़्यादा होती है। तो कंपनियों को तो वो यही होता है कि उनको नफ़ा मिलना चाहिए। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में अगर सीड हम पैदा करेंगे तो वो हमें मुनाफा कम होगा और तकरीबन 1 साल हमारे पैसे बाउंड हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि कोई सीड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है? हमारी क्या पॉलिसी है? जब मर्जी जैसे मर्जी कोई बीज इंपोर्ट कर लिया जाए, हालांकि बीज बड़ी अहम चीज़ होती है, एसेट होती है किसी मुल्क का बीज, तो हम ऐसे कैसे परमिशन दे देते हैं कंपनीज को बीज इंपोर्ट करने की? देखें जी, ये वेजिटेबल सीड गवर्नमेंट ने फ्री लिस्ट पे किया हुआ है।
तो इस हम गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तजावीज़ देते रहते हैं कि कंपनी को सब्सिडीज़ करें, एक सिस्टम डेवलप करें। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे किसानों के पास मकामी बीज दस्तयाब नहीं है, इंपोर्टेड बीज इस्तेमाल किया जा रहा है जो महंगा है, और इदारे जो हैं वो जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मईशत की सूरत हाल सामने रखें तो इंपोर्ट बिल्कुल बैन होनी चाहिए। दूसरी तरफ सब्जियों की इंपोर्ट में 50% तक इजाफा हो चुका है। वजह सिर्फ ये है कि 90% से जायद सब्जियों का बीज भी इंपोर्ट किया जा रहा है और मकामी सतह पर बीज की तैयारी ना होने के बराबर है। महंगा बीज और महंगे मुदाखिल की वजह से किसान सब्जियां कम काश्त कर रहा है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़रूरी हालात हाजरा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने हालात हाजरा पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। साइम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा, डॉलर तो नीचे आ चुका है मगर किसान का कोई भी ज़री मुदाखिल नीचे नहीं आया। जब महंगाई की जाती है तो कहते हैं डॉलर महंगा हो गया। अब तकरीबन 50 रुपये डॉलर सस्ता हो गया, तो कुछ तो सस्ता होता किसान का। बेंजामिन साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, बल्कि पेस्टिसाइड में तो पिछले एक माह के दौरान डॉलर में कमी होने के बावजूद मल्टीनेशनल ने अपने कुछ प्रोडक्ट में 15 से 20% इजाफा किया है। और यूरिया का आप देख लें, यूरिया वही 4100, 4200 पे है। DAP की कीमत दोबारा जो कम हुई थी आज से एक माह पहले 11500 पे आ गई थी, अब दोबारा 12500 पे चली गई है। तो ये तो कीमतें बढ़ गई हैं और डॉलर का इम्पैक्ट ऐसे तो आना ही नहीं है। अब असल मसला ये है कि ये सारे का सारा आपका पेपर इम्पैक्ट है, जो फील्ड इम्पैक्ट है, जिसमें आप फार्मर को फ़ायदा हो वो हो नहीं रहा, ना कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट इसको डॉक्यूमेंटेशन में इस्तेमाल कर रही है। एक जाली आर्टिफिशियल एक इम्पैक्ट आया हुआ है। हकीकत ये है कि इम्पैक्ट वो होता है जो रूट लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे आपका आए। ग्रॉस रूट लेवल पे तो महंगाई वैसी की वैसी बरकरार है या उसमें इजाफा हो रहा है। आप और फर्टिलाइज़र का तो मैं इस वक्त बता रहा हूँ, गंदम के लिए शदीद तशवीश की बात है कि यूरिया इस वक्त दोबारा 4100 और DAP 12500 को दोबारा चली गई है। अच्छा, DAP अगर कम इस्तेमाल हुआ तो साहब कितना खर्चा प्रोडक्शन कम होने का? देखिए, DAP ज़रूरी नहीं आप इस्तेमाल करें। DAP सोर्स है फास्फोरस का बुनियादी तौर पर, साथ कुछ नाइट्रोजन इसमें शामिल है। तो आप उसकी बजाय, मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि तेजाबी नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करें। वो कहीं बेहतर है, उसकी जो फील्ड में सॉइल यूज एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो DAP से कहीं बेहतर है। साहब ये फरमाएं कि जो धान की कीमत है, मूंजी की कीमत मज़ीद कम हो चुकी है और किसान मुश्किल से अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। ये 5000 तक गई थी लेकिन अब फिर उससे नीचे आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि क्या चावल सस्ता होगा मार्केट में या चावल का रेट वही रहेगा? मैंने अपने घर के लिए कल चावल कायनात 11 परचेज़ किया। मुझे एक मरूफ ब्रांड का चावल 495 रुपये पर किलोग्राम मुझे मिला एक सुपरमार्केट से। कोई कमी नहीं आई। चावल की कीमतों में इस माह में भी इजाफा हुआ है। ये सारे का सारा मिडिल मैन जो है या ये मिल वाले जो से शेलर वाले हैं, ये कमाई कर रहे हैं, या इसमें इस वक्त स्टॉकिस्ट आ गया गवर्नमेंट की उस खबर के बाद कि हमने इस साल इसको $1 अरब के बजाय $2 अरब का एक्सपोर्ट करना है पंजाब से और $1 अरब का सिंध से करना है। तो उस खबर के बाद स्टॉकिस्ट बहुत इन्वॉल्व हो गया है। ये बड़ा माफिया है सारा। तो साहब किसान को तो फायदा नहीं हो रहा। देखिए, अगर आप 400 रुपये चावल भी अगर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है तो मूंजी भी तो 6-7 हज़ार की बिकनी चाहिए। मूंजी का ये हिसाब है कि आपका जो हाइब्रिड था, जब अगस्त के अंदर उसकी आमद पंजाब के हाइब्रिड की स्टार्ट हुई तो वो 3800-4000 तक गया था। इस वक्त हाइब्रिड आपका 1900 से ऊपर, 2000 से ऊपर नहीं बिक रहा, आधी कीमत पे आ चुका है। जो आपका 86 था वो 3300, 3100, 3200 पे आ गया है। और जो आपका 1509 था वो 5500 से स्टार्ट हुआ था, इस पर वो 3500, 3600, 3700 पे ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, जो मिडल मैन और प्रोसेसर है असल में वही मुनाफा कमाता है, किसान कुछ नहीं कमा रहा। साहब फरमाइएगा कि महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स को फी तहसील 3 से 4 गाड़ियाँ दी जा रही हैं, हमारे ज़राए का कहना है। तो आपको क्या लगता है इससे कोई इम्पैक्ट आएगा ज़राअत को? मोहसिन नकवी साहब ने एक अनाउंसमेंट की है कि मैं महकमा ज़राअत पंजाब को हर एग्रीकल्चर ऑफिसर को गाड़ी दूंगा। जनाब, ये एक बहुत ही गलत फैसला है। महकमा ज़राअत पंजाब अपनी एफिशिएंसी लूज़ कर बैठा है। उनके अफसरान में सकत ही नहीं है कि काम कर सकें। आप गाड़ी दे देंगे एक आदमी को, 8 घंटे में कितने लोगों को विजिट कर सकेगा? इसके बजाय आप अगर देते हैं, और आप 137 तहसीलें हैं पंजाब की, आप गाड़ियाँ देते हैं, आप अरबों रुपये का खर्चा करते हैं, उनकी मेंटेनेंस, व्हीकल, पेट्रोल, ड्राइवर रखेंगे आप, उससे बेहतर ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर रखें ग्रेड 16 के ऊपर, उनको बाइक दें और एक यूनियन काउंसिल में एक एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर आपका हो लड़का। वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा
हफ्ता मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर का? अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत सुबह पंजाब के अक्सर मकामात पर बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। इसमें अपर पंजाब में, जिसमें पटवार रीजन, गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, इनमें मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची में मौसम जुज़वी बदलू रहेगा, जबकि सिंध के गोट की सखर, उमर के कोट, जामशोर, इनमें बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहने का इम्कान है, जबकि कोयटा, नसीराबाद, बारखा वगैरह इनमें बारिश हो सकती है। पेशावर समेत केपी के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि अपर केपी जिसमें मालाकंड, पेशावर, मानसेरा, सवात वगैरह शामिल है, इनमें मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। नादल एरियाज और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि स्नोफॉल के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी सर, ठीक है। सर्दियों की आमद है, ज़रा बता दें कि टेम्परेचर मुख्तलिफ एरियाज़ में क्या रहने के इम्कानात हैं? जी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आने वाले वीक के दौरान टेम्परेचर थोड़े कम होंगे, क्योंकि जो रेनी सिस्टम है इससे टेम्परेचर फॉल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइम साहब फरमाइएगा, गंदम का सीज़न भी शुरू हो चुका है और बारिशें भी मतवक्के हैं, किस तरह देखते हैं मौसम को? देखिए, इन बारिशों की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जो आलू की बिजाई जहाँ नहीं हो सकी वहाँ तखीर का शिकार हो जाएगी, राया की बिजाई जहाँ नहीं हो सकी, सरसों की बिजाई वहाँ तखीर का शिकार हो जाएगी। लेकिन गंदम को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से वतर अच्छा आ जाएगा और गंदम आपकी अच्छा स्टार्ट ले लेगी। जी साइम भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।